नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी खबर चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जो है आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण करने के लिए गई थी और यह आंगनबाड़ी केंद्र आपको बता दें अयोध्या में स्थित है। यहाँ पर एक रामकथा कार्यक्रम था। इसमें जो है हिस्सा लेने के दौरान आंगनबाड़ी केंद्रों में भी जो है ये पहुंची। इसी के साथ ही आपको मालूम होना चाहिए कि वाराणसी क्षेत्र में भी कई आंगनबाड़ी केंद्रों को राज्यपाल महोदय ने जो है गोद लिया है। अब अयोध्या के एक कार्यक्रम में गई हुई थी। यहाँ पर क्या बातचीत हुई वो समझते हैं। सूबे की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अयोध्या में थीं। राज्यपाल छावनी में चल रहे प्रख्यात कथाकार रमेश भाई ओझा की रामकथा में शामिल होने गई थी और उन्होंने कहा है कि अयोध्या में भव्य सुंदर मंदिर बन चुका है और इसी तरह यहाँ के आंगनबाड़ी केंद्र को भी सजाया संवारा जाएगा और उन्हें शिक्षा का मंदिर बनाया जाएगा। राज्यपाल ने कहा है कि मैं पूर्व में अयोध्या आई थी। इस दौरान मैंने अपने साथ मौजूद अधिकारियों से पूछा कि दिव्य और भव्य राम मंदिर में रामलला के विराजमान होने के बाद लाखों भक्त दर्शन के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं। ऐसे में आसपास छोटे छोटे बच्चे भूखे और नंगे घूमेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। इसी के साथ ही इसलिए जो है रणनीति बनाई गई और अयोध्या नगर सहित जो है संपूर्ण जनपद में जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र हैं सबका कायाकल्प करवाया जाएगा। तो यहाँ पर एक बड़ी बात ये निकल कर आई कि अयोध्या में जो भी आंगनबाड़ी केंद्र है उनका कायाकल्प सभी की बात की जा रही है यहाँ पर। तो ये बड़ी बात है क्योंकि अभी तक हम देख रहे थे प्री प्राइमरी के तहत हर जनपद में कुछ आंगनबाड़ी केंद्र ही चयनित किए जा रहे थे, लेकिन राज्यपाल का कहना है कि अयोध्या नगर सहित जो है संपूर्ण जनपद में जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र है सबका कायाकल्प होगा। राज्यपाल ने यह भी कहा है कि हमारे प्रधानमंत्री चिंता कर रहे हैं कि 25 वर्ष के बाद जब देश की स्वतंत्रता के 100 साल पूरे होंगे तब उस समय देश की जिम्मेदारी किसके ऊपर होगी और कौन देश को जो है एक विकसित भारत बनाएगा। तो इस तरीके की एक बड़ी बात यहाँ पे निकल कर आई कि सभी आंगनबाड़ी केंद्र जो अयोध्या जनपद में पढ़ रहे हैं उन सभी का कायाकल्प होगा। और इसी के साथ ही आनंदीबेन पटेल ने यह भी कहा है कि आंगनबाड़ी केंद्र को कॉलेज व यूनिवर्सिटी और जनता के साथ सीधे जोड़ना होगा। इसके लिए यूपी के 12,000 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्र में मुहिम भी शुरू हो चुकी है और ये 12,000 का आंकड़ा पूरे यूपी का निकल कर आ रहा है। इसी के साथ ही लोकसभा चुनाव के बाद भी आंगनबाड़ी केंद्रों को सुविधाओं से सुसज्जित करने का काम शुरू होगा। यानी कि अभी तो फिलहाल नहीं हो रहा है, लेकिन जब चुनाव संपन्न हो जाएंगे उसके बाद यह काम शुरू होगा और इस कार्य को 4 से 6 महीने में पूरा भी कर लिया जाएगा। राज्यपाल का ये बड़ा बयान है। कहीं ना कहीं अयोध्या और पूरे अगर यूपी की बात करें तो 12,000 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों को डेवलप किया जा रहा है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं। चुनाव का पर्व चल रहा है, देश का गर्व चुनाव का पर्व। निर्वाचन आयोग के बारे में कुछ जानकारी आपको शेयर कर देते हैं। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024, 10 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, तीसरे चरण में कहां चुनाव होने हैं इसके बारे में आपको बता देते हैं। खासतौर पर हम यूपी के बारे में बता रहे हैं। नामांकन की अंतिम तारीख चूंकि 19 अप्रैल रखी गई है और नामांकन के बाद जो है निश्चित तौर पर वोट डलेंगे। तीसरे चरण में संभल, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला, बरेली, फतेहपुर सीकरी, इन जगहों पर जो है चुनाव होंगे। फिर से आपको बता दें 7 चरणों में चुनाव संपन्न होने हैं। ये लोकसभा के चुनाव है। हम बात कर रहे हैं खासतौर पर उत्तर प्रदेश के बारे में। नामांकन की जिसकी तीसरे चरण की अंतिम तारीख 19 अप्रैल है और यूपी के इन जनपदों में तीसरे चरण में चुनाव होंगे। निर्वाचन आयोग ने जो है उन्हीं केंद्रों को, उन्हीं जगहों को जो है केंद्र बनाने के लिए कहा है जहां पर ये सभी व्यवस्थाएं हो। यानी कि आपको बता दें ये सब व्यवस्थाएं होनी चाहिए अनिवार्य तौर पर। प्रत्येक बूथ में जब भी वोटर वोट डालने जाएगा तो उसको जो है प्रतीक्षा स्थल की व्यवस्था देखने को मिलेगी। प्राथमिक चिकित्सा किट, यानी कोई अगर मान लीजिए लाइन में लगा हुआ बीमार या फिर मूर्छित हो जाता है तो ऐसे में प्राथमिक चिकित्सा किट उपलब्ध होनी चाहिए। स्वयं सेवक वहां पर उपलब्ध होना चाहिए। पीने के पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। शौचालय की व्यवस्था भी, व्हील चेयर और रैंप की सुविधाएं भी होना चाहिए। लंबी लाइन में बैठने की व्यवस्था भी होना चाहिए और प्रत्येक बूथ पर ब्रेल में जानकारी भी होना चाहिए। तो इन सभी जो है मानकों पर खरा उतरेगा जो भी बूथ बनाया जाएगा जहां पर आप लोग वोट डालने जाएंगे। तो निर्वाचन आयोग चूंकि जो चुनाव का पर्व है और निश्चित तौर पर जो है पूरी जिम्मेदारी संभाले हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसकी ओर से जानकारी शेयर की गई है। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ जाते हैं। कमेंट बॉक्स में आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जरूर लिखें। इसी के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करें, लाइक और शेयर करना मत भूलें। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वोटर आईडी कार्ड में संशोधन के लिए कौन सा फॉर्म भरा जाता है? वोटर आईडी कार्ड में संशोधन के लिए कौन सा फॉर्म भरा जाता है? फॉर्म 8, 7, फॉर्म 6, फॉर्म 9। जो भी अगर आपको आंसर सही लग रहा है वो आंसर आप ABCD के रूप में जो है कमेंट बॉक्स में लिखें, या फिर A फॉर्म 8, C फॉर्म 7, B फॉर्म 6, D फॉर्म 9, इस तरीके से भी अपना उत्तर लिख सकते हैं। जो भी कमेंट बॉक्स में उत्तर आएगा आपका सही होगा उसको किसी एक को पिन भी कर देंगे। तो इसी के साथ ही जो है आपको चीटिंग नहीं करनी। जिसको जानकारी नहीं है वो चीटिंग करके आंसर कृपया ना लिखे।
एक खबर आ रही है, अशोक कुमार तिवारी संयुक्त सचिव में उत्तर प्रदेश शासन के। आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय जो है नहीं आ पा रहा है, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जब भी पैसा नहीं आता है तो सीधी सी बात ज़्यादातर यही होती है कि बजट नहीं होगा। तो खुशखबरी ये है कि अशोक कुमार तिवारी संयुक्त सचिव उत्तर प्रदेश शासन में है। इन्होंने निदेशालय बाल विकास पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ को एक शासनादेश भेजा है। इसमें कुछ लिखा है, इसको समझते हैं। देखिए, इसमें जिक्र किया गया है वित्तीय वर्ष 2024-25, जो कि मार्च में जो है पुराना वित्तीय वर्ष खत्म हो गया, नया शुरू हो गया है। तो ऐसे में जो है इस वित्तीय वर्ष के लिए भी स्वीकृति चाहिए थी। इस कारण से जो है आंगनबाड़ी बहनों के अकाउंट में पैसा नहीं आ पा रहा था। अब खुशखबरी ये है कि वित्तीय स्वीकृति मिल गई है, बहुत ही जल्दी आप लोगों के अकाउंट में पैसा आ जाएगा। इस लेटर के माध्यम से आपको हम इन शॉर्ट बता देते हैं कितनी वित्तीय स्वीकृति मिली है। फिलहाल वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या 49 के अंतर्गत लेखा शीर्षक 2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, समाज कल्याण, बाल कल्याण, समन्वित बाल विकास परियोजना, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को मानदेय के मानक मद 7 मानदेय में प्रावधानित धनराशि की सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति जारी करने के संबंध में स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि इसमें 97,140 लाख के सापेक्ष प्रथम छमाही हेतु आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को अतिरिक्त मानदेय दिए जाने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए 4,85 करोड़ 70 लाख की वित्तीय स्वीकृति शर्तों के साथ राज्यपाल ने जो है दे दी है। और बाकी नीचे नियम कायदे लिखे हैं, यह पैसा बैंक वगैरह में नहीं रखा जाएगा और भी जो भी नियम है वो सब लिखे हुए हैं। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि धनराशि को स्वीकृत कर दिया गया है। जब बजट स्वीकृत हो जाता है तो कुछ दिनों में आपके अकाउंट में पैसा आने लगता है। और इससे क्या होगा, ये छमाही है, यानी कि 6 महीने तक आपको दिक्कत नहीं आने वाली है इस तरीके से। और अभी बहुत सारे जनपदों में, बहुत सारे क्या यूपी के सभी जनपदों में आंगनबाड़ी बहनों के अकाउंट में पैसा नहीं जा पा रहा था। तो आप लोग क्वेश्चन भी आ रहे थे मानदेय का क्या हुआ यूपी वाले, चूँकि यूपी में वित्तीय स्वीकृति नहीं थी, नया वित्तीय वर्ष शुरू हो गया था और ऐसे में अब स्वीकृति मिल गई है तो पैसा भी जारी हो गया है। तो कहीं ना कहीं अब अकाउंट में भी आ जाएगा। और किसी की कोई प्रतिक्रिया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। चलिए जाते जाते एक और बड़ी अपडेट आ रही है, इसको भी जान लेते हैं। भाजपा ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है और कहीं ना कहीं ये भी घोषणा पत्र कांग्रेस को टक्कर देता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि आपको बता दें, भाजपा के घोषणा पत्र में कुछ अच्छी बातें भी देखने को मिल रही हैं। सबसे पहले हम बात करें मोटे तौर पर, तो भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में कह दिया है कि मुफ्त राशन की योजना अगले 5 साल तक जारी रहेगी। तो बड़ा फैसला है, कहीं ना कहीं माना जा रहा है। इसी के साथ ही जो है अभी एक योजना शुरू हुई है, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसके माध्यम से हर महीने मुफ्त बिजली उपलब्ध कराए जाने की बात कही गई है। और इसी के साथ ही जो है बात करें, पर्यावरण अनुकूल शहरों का विकास किया जाएगा। पार्क, खेल के मैदान जैसे अधिक हरित स्थानों का विकास करने का वादा भाजपा ने हाल ही में जारी हुआ मैनिफेस्टो में किया है। वहीं जिस तरीके से कांग्रेस ने 1 लाख रुपए सालाना की बात कही, तो वहीं अब भाजपा ने कहा है 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का जो है वादा किया है। इसी के साथ ही बात करें, महिला SHG को सर्विस क्षेत्र से जोड़ेंगे। SHG को कौशल और संसाधनों के माध्यम से IT, स्वास्थ्य, शिक्षा, रिटेल और पर्यटन के क्षेत्रों में जोड़कर उनकी आय बढ़ाने का अवसर प्रदान किया जाएगा। वहीं महिलाओं के लिए हॉस्टल का निर्माण भी किया जाएगा। बात करते हैं पेपर लीक, युवाओं को सबसे ज्यादा दिक्कतें हो रही थी पेपर लीक वाले मुद्दे पर। तो इस मुद्दे को लेकर भाजपा ने स्पष्ट कह दिया है और घोषणा पत्र में कहा गया है कि सरकारी भर्ती परीक्षाओं में अनियमितता को रोकने के लिए सख्त कानून बनाया जाएगा और इस कानून को सख्ती से लागू करके युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को कड़ी सजा दी जाएगी। अब ऐसे में जो है निश्चित तौर पर एक बड़ा मुद्दा था, तो इस कारण से मैनिफेस्टो में इसको शामिल भी किया गया। बात करते हैं आयुष्मान कार्ड को लेकर भी बात की गई है। 70 साल से ज्यादा के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान योजना में लाने का वादा किया गया है। साथ ही बात करें MSP में बढ़ोतरी की भी बात कही गई है और इसी के साथ ही जो है जो MSP में बढ़ोतरी है उसकी वृद्धि को जारी रखेंगे, इस तरीके की बात कही। ट्रांसजेंडर भी जो है आयुष्मान योजना में शामिल हो जाएंगे। ये घोषणा पत्र है बीजेपी का। हर घर नल से जल योजना का विस्तार करेंगे और हर गरीब को पक्का घर देने की योजना जारी रहेगी। तो कहीं ना कहीं बड़ी बात यहाँ पर निकलकर सामने आई। भाजपा ने मैनिफेस्टो में कहा है कि गरीबों को 4 करोड़ पक्के घर बनाकर दिए हैं। अब जो अतिरिक्त जानकारियां राज्य सरकारों से मिल रही हैं, उन परिवारों की जो है चिंता करते हुए 3 करोड़ घर और बनाने का संकल्प लिया गया है। यानी कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है वो अभी भी चलती रहेगी, जो कि आपको मालूम होना चाहिए यह योजना 2022 में खत्म हो रही थी, फिर चुनाव को देखते हुए इसको बढ़ाया गया और जो इस साल खत्म हो रही है। लेकिन अभी भी जो है मैनिफेस्टो में कहा है कि जहां पर राज्यों में जहां पर मकान नहीं है जिनके पास, तो वो योजना को फिर से जारी रखेंगे और भी जो है 4 करोड़ घर बनाकर दिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं बड़े अच्छे जो है ये आप देख रहे हैं, बहुत सारे घोषणा पत्र में ऐलान हुए हैं। और बात कर लेते हैं, सीमा पार घुसपैठ पर नकेल कसी जाएगी। समान नागरिक संहिता UCC को भी लागू किया जाएगा। ये राष्ट्र हित को लेकर फैसले हैं। मुद्रा योजना के तहत 20 लाख रुपए के लोन दिए जाएंगे। साथ ही बता दें, राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन की समीक्षा की जाएगी। पाइपलाइन को लेकर जो सस्ती रसोई गैस घर घर पहुंचाने को लेकर काम किया जाएगा।
उज्ज्वला योजना के बारे में कहा है कि ये जारी रहेगी। अब कमेंट बॉक्स में बताइए, आप लोगों ने कांग्रेस का भी मैनिफेस्टो देखा, भाजपा का भी घोषणा पत्र देखा, दोनों ही घोषणा पत्र में कौन से आपको अच्छे लग रहे हैं? कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करें, लाइक और शेयर करना मत भूलें। वंदे भारत ट्रेनों का विस्तार भी किया जाएगा। नमस्कार।